नमस्कार। तो अभी जो साथी ने बताया इसी से मैं बात शुरू करूं तो मोटे तौर पर तो एग्रीमेंट है, लेकिन हमें लगता है कि स्थिति कुछ थोड़ा इससे भी हटकर है। जैसे आज शायद देश करीब करीब इस निष्कर्ष पे पहुंचने लगा है कि ये मोदी सरकार 10 साल में देश को काफी बर्बाद इसने कर दिया है, और अगर इसको एक तीसरा टर्म मिल जाएगा तो वो जो बर्बादी है वो हम झेल नहीं सकते। तो इसलिए हमें लगता है कि अब इसको क्यों हटाए शायद इस लेवल पर हम नहीं है। कुछ लोगों को हो सकता है कन्विंस करना जरूरी है क्यों हटाए। अब एक हद तक देश का एक बड़ा हिस्सा वो इस निष्कर्ष पे पहुंचा है, उसकी अनुभूति में इसको हटाना बेहद जरूरी है। अब क्यों जरूरी है उस पर हम लोग चर्चा कर सकते हैं, वो एक अलग विषय है। सेकंड है कि इसमें ये बाइपोलर सिस्टम नहीं चाहते, या बिल्कुल सिंगल पार्टी रूल चाहते, अपोजिशन फ्री डेमोक्रेसी चाहते, खुलेआम बोल चुके हैं कि 50 लाख कहने के लिए तो उनके पास भी एनडीए कोalition ही है और सारे रीजनल पार्टीज को लेकर के चला रहे थे। लेकिन अगर आप याद करें तो पिछले साल 9 अगस्त को नीतीश कुमार एनडीए छोड़ करके इस तरफ आए थे। उससे एक हफ्ता पहले पटना में एक कोई आरएसएस का बड़ा सम्मेलन था, उनके जन संगठनों का एक राष्ट्रीय सम्मेलन, और उसी सम्मेलन में जेपी नड्डा ने कहा कि ये तमाम क्षेत्रीय दलों का समय समाप्त हो गया और आने वाले दिन में इस देश में एक ही पार्टी सर्वाइव करेगी, एक ही पार्टी रहेगी, भारतीय जनता। इसीलिए शायद अगर ये भी बात होती, क्योंकि इन्होंने शुरू ही किया कांग्रेस मुक्त भारत से, और कांग्रेस मुक्त भारत से आगे बढ़ते हुए आप तो कह रहे हैं कि विपक्ष मुक्त लोकतंत्र चाहिए, सारे रीजनल पार्टी उसका समय समाप्त हो गया। इसलिए स्थिति शायद इससे थोड़ा और ज्यादा, और इसी स्थिति को अगर हमारी बात करें तो हमने तो साफ साफ फांसीवाद के रूप में चिन्हित किया, कई और लोगों ने किया है, और हमारी अर्जेंसी उस जगह से आती है कि भाई इसको तुरंत अभी करना चाहिए। अब थोड़ी देर बात करें कि जो गठबंधन बनने की प्रक्रिया शुरू हुई है, इंडिया अभी भी मुझे नहीं लगता है कि कोई फाइनल शेप में, इट्स एन अलायंस इन द मेकिंग। तो इसकी एक जरूरत लोगों ने महसूस किया। हो सकता है ये महसूस करने का जो लेवल है वो अलग अलग हो, जो एंगल है वो अलग अलग हो, लेकिन ये फैक्ट है कि आज अलग अलग कारणों से ही सही देश के राजनीतिक गैर भाजपा जो राजनीतिक दल है उसके बड़े हिस्से ने महसूस किया है कि अब इसको हटाना बेहद जरूरी है। अब उसी सबब से ये तीसरी बैठक पटना में 23 जून को जो बैठक थी, 16 पार्टियां थी और 26 पार्टियां आपके बेंगलुरु की बैठक में। हमें एग्जैक्टली मालूम सुन रहे हैं कि कुछ पार्टियों की संख्या मुंबई में और बढ़ सकती है, 28। तो अभी तक जो निकल करके आया हम उसी पर बात कर सकते हैं, क्योंकि इससे ज्यादा हमारे पास भी कोई जानकारी नहीं है। हमें भी आप भी कुछ कहेंगे तो स्पेकुलेट ही करेंगे, तो उसमें बहुत कोई फायदा नहीं है। तो इसलिए हम दो बात करेंगे, एक तो अभी तक क्या निकला उसकी बात करेंगे, और बाकी हमसे अगर पूछेंगे हम हमारी समझ या पार्टी की समझ या लेफ्ट की समझ कुछ रख सकते। तो अभी तक हमें जो मिला इसका एक नाम मिला है, इंडिया। ये एक कंक्रीट बात है, और उसमें एक इंक्लूसिव डेवलपमेंटल अलायंस, डेवलपमेंटल INDIA, इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस। अब इससे आप इतना मतलब निकाल सकते हैं, एक इंक्लूसिविटी की बात है, ये शायद डेवलपमेंट के लिए भी कम से कम एक कुछ अल्टरनेटिव दिशा की ओर संकेत करता है। सेकंड, एक जॉइंट स्टेटमेंट बेंगलुरु मीटिंग से आया, उम्मीद करते हैं कि आप लोग कभी उस पर आप लोगों की नजर नहीं होगी।
उसमें कुछ बातें उसको लेके कुछ चर्चा हुई थी उस मीटिंग में। हम लोगों ने बहुत सारी बातें रखी थी। जाहिर सी बात है कि इस तरीके के ब्रॉड अलायंस में तो जो चर्चा होगी तो उसका एक कुल मिला करके एक कॉमनली एक्सेप्टेड जो बातें हैं वही बात उसमें आएगी। और इसमें ऑब्वियसली कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी है और कुल मिला के जो भी ड्राफ्टिंग है सब कुछ है वो कांग्रेस के द्वारा ही प्राइमरी की है। इसमें जो बातें आई जैसे उसमें एक बात आई कि पब्लिक सेक्टर को देश में खत्म किया जा रहा है, तो पब्लिक सेक्टर के डिफेंस की बात है। और अभी जो जिसको लोग क्रोनी कैपिटलिज्म कह रहे हैं कि भाई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, अब इसके सामना हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। इस जगह पे बात अभी इतनी इसमें आई है कि इस क्रोनी कैपिटलिज्म का ये जो मोस्ट एग्रेसिव एक डिजायर एक फॉर्म हमारे सामने है, इसकी जगह पे कोई कॉम्पिटिटिव, अब ये लोग कह सकते हैं विशुअल थिंकिंग है, कॉम्पिटिटिव कैपिटलिज्म कुछ होता ही नहीं है, एक समय के बाद वो जाकर कहीं पहुंचता है, वो अलग बात है, इस पर तो सब लोग अपने अपने ढंग से सोच सकते हैं। लेकिन एक थोड़ा सा रिलेटिवली कॉम्पिटिटिव एक कैपिटलिज्म, एक प्राइवेट इनिशिएटिव के लिए भी जगह हो, एंटरप्राइज के लिए भी जगह हो, तो ये बात इसमें है। टुवर्ड्स द एंड ऑफ द स्टेटमेंट उसमें बात है कि हम गवर्नेंस में उसका स्टाइल एंड सब्सटेंस दोनों में बदलाव होना चाहिए। अब ये बात कही भी जा सकती है, गवर्नेंस का जो स्टाइल है जिसको आपने कहा कि इसमें कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, किसी तरीके की कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है और जबरदस्त एक डिक्टेटरशिप तो गांधी का आशय आ रही है, तो उस जगह पे एक अकाउंटेबल रिस्पॉन्सिव कोई गवर्नेंस और उसके स्टाइल और सब्सटेंस जब दोनों में हम बदलाव की बात करेंगे तो उस बात में अब इसके इंटरप्रिटेशन पर है कि कहाँ तक स्टाइल और कहाँ तक सब्सटेंस बदलने के लिए परिस्थिति ज्यादा देती है, कहाँ तक लोग तैयार है, कहाँ तक उसके लिए पॉलिटिकल विल बन पाया है, वो सब कुछ समय के बाद। इसीलिए सोबर हम तो इतना ही कहेंगे कि एक इंडिकेशन है और जो एक तरीके से इवॉल्विंग है। इसलिए इससे ज्यादा तो मेरे ख्याल से अभी ऑन बिहाफ ऑफ इंडिया कोई बात करना हमारे लिए संभव नहीं। अब हम थोड़ी देर इस पर बात करेंगे कि भाई हम इसको किस तरह से देख रहे हैं। तो आरएसएस क्या है, 1925 में क्या था और आज क्या है, हम सब लोग जानते हैं। तो विचारधारा के रूप में ये 100 साल से फांसीवादी विचारधारा का संघर्ष, और इसमें इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये 1925 अगर हम याद करें, ये फांसीवाद का इंटरनेशनली भी पनपने का उसका शुरुआती दौर है। तो एक तरीके से जिस समय इंटरनेशनली फांसीवाद इमर्ज किया उसी समय भारत में भी उसकी शुरुआत हुई और उसी समय से धीरे धीरे अपनी ताकत बढ़ाते बढ़ाते वो आज यहाँ पहुंचा। तो इसमें हमें तो लगता है कि शायद फांसीवाद का वो जो दौर था, हिटलर मुसोलिनी वाला दौर, फ्रांको वाला दौर, जिस दौर में वो एक ऊंचाई तक पहुंचा, तब पूरे तबाही मचा करके सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद लगा कि खत्म हुआ है, कम से कम कुछ समय के लिए पीछे चला गया। और आज ग्लोबली भी हमें रिन्यूड राइज ऑफ फैशिज्म देखना है, अलग अलग चेहरे हैं, अलग अलग नाम है, और जैसे उस समय भी कहा गया था कि इंटरनेशनल रियलिटी है लेकिन उसके नेशनल फीचर्स है हर देश में, आज भी वैसे। हमारे यहाँ शायद ये जो फांसीवाद है वो जर्मनी के फांसीवाद से काफी मिलता जुलता है, लेकिन इससे ज्यादा, क्योंकि जर्मनी का भी पूरा एक्सपीरियंस लेकर के आ रहा, तो हमें लगता है कि जैसे वहां आपको एक हिटलर दिखाई देगा, लेकिन एक हिटलर के बाद तुरंत उसकी जगह लेने वाला कोई दूसरा हिटलर शायद तैयार नहीं, उसको खत्म होना पड़ा। हमारे यहाँ तो मोदी फेनोमेनन है, अगर मोदी चले जाएंगे तो उसके बाद जोगी तैयार बैठे हुए हैं, जोगी चला जाएगा तो उसके बाद बागेश्वर बाबा पनपने लगा है। तो हमारे यहाँ लगता है कि इसमें जो सप्लाई लाइन है 100 साल से चलते चलते वो एक जबरदस्त सप्लाई लाइन है। तो हमारे सामने सवाल ये है कि हम लोग यहाँ पहुंचे कैसे, और बहुत ज्यादा इस पर बिल्कुल समय नहीं लेंगे, लेकिन ये आप सब लोग देख रहे हैं
कि ये आरएसएस की विचारधारा उसको पलटने का और सत्ता पर काबिज हो जाने का इतना जबरदस्त एक मौका 2014 में मिला। एक लगता है कि एक टेलर मेड बैकग्राउंड उसके लिए था। एक पूरे देश में ऐसा एक आइडियोलॉजिकल बैकग्राउंड, पॉलिटिकल बैकग्राउंड बना जहां एक इसने जबरदस्त रूप से कब्जा कर लिया और एक लॉटरी उसके लिए निकल गई। विंडफॉल पॉलिटिकल गेन उसने किया और उसी विंडफॉल गेन को कंसोलिडेट करते हुए वो आज यहाँ पहुंचे। और जहां बिल्कुल स्पष्ट है जो अपने विवेक देवराय वाली बात जो कही, हमें लगता है कि जो आरएसएस वाले संविधान को बदलना चाहते हैं, हिंदू राष्ट्र लाना चाहते हैं, मनुस्मृति को संविधान बनाना चाहते हैं, आप बड़े इंटरेस्टिंगली देखेंगे कि विवेक देवराय के लेख में हिंदू राष्ट्र का जिक्र नहीं है और मनुस्मृति का कोई जिक्र नहीं। ये दूसरे छोर से तथाकथित डेवलपमेंट के एंगल से ही वो एक नए कॉन्स्टिट्यूशन की पेशकश कर रहे हैं जो प्राइवेटाइजेशन के लिए तर्क दिया जाता है, एफिशिएंसी के लिए प्राइवेटाइजेशन जरूरी है। तो बिल्कुल ये एक तरह से प्राइवेटाइजेशन ऑफ गवर्नेंस, प्राइवेटाइजेशन ऑफ एक तरह से स्टेट एफिशिएंसी के नाम पर ये ला रहे हैं कि हमारे देश में जो ये सेपरेशन ऑफ पावर है इसको कम करना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट का ऑटोनॉमी कम होना चाहिए, पार्लियामेंट इसमें कोई बहुत ज्यादा ना लगा सके, पीपल्स मूवमेंट इसके सामने कोई रोड़ा बंद करके ना खड़ा हो सके। तो ऐसा एक कॉन्स्टिट्यूशन बने जो डेवलपमेंट को, रैपिड डेवलपमेंट को फैसिलिटेट करे। तो डेवलपमेंट और डेमोक्रेसी के बीच में ये हमें बता रहा है कि कोई ट्रेड ऑफ है। अगर ज्यादा डेवलपमेंट चाहते हो तो कम डेमोक्रेसी के साथ जीना सीखो। तो जितना डेमोक्रेसी कम होगा उतना शायद डेवलपमेंट तेज होगा। इस तरीके का एक तर्क, इसी तरीके के एक फ्रेमवर्क के आधार पर एक नए कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर दी गई और उसमें तो अम्बेडकर के कॉन्स्टिट्यूशन को अंग्रेजों का कॉन्स्टिट्यूशन बना। तो इसमें इससे ज्यादा खुल करके बात हो नहीं सकती। अब जितने खुल करके ये लोग कर रहे हैं क्योंकि इनको लग रहा है कि हमें बात छुपाने की अब जरूरत तो है नहीं, कितनी ताकत हमारे पास आ गई। तो इसको समझने के लिए इस पूरे दौर में हम लोग भी लगातार सोचते रहे कि ये जो हम लोग का कैसे कैसे पहुंचे। तो बाबरी मस्जिद की जब शहादत हुई उस समय का क्रोनोलॉजी हमें मालूम है, कैसे कैसे ताला खुला, कैसे कैसे हम पहुंचे। तो जाहिर सी बात है कि अगर इसके पहुंचने के रास्ते में इनको मदद ना मिले तो इतने आसानी से पहुंच नहीं सकते। तो वो एक लेवल पर पहुंचा था जहां से बाबरी मस्जिद गिरी, उससे आपका गुजरात का जनसंघ आया, एनडीए का पहला गवर्नमेंट आया और इसके बाद जो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी से देश में कॉर्पोरेट पावर अनलिस्ट हुई, वो पूरे कॉर्पोरेट की बैकिंग से अब मोदी 14 में आए। वाइब्रेंट गुजरात से टाटा से लेके अदानी अंबानी सबके कंप्लीट बैकिंग के साथ हुआ है। तो इसको लेकर के दो चार बातें हमें लगता है कि हमारे आजादी के आंदोलन में भी ये आशंका थी। जैसा भगत सिंह की बात अगर करें तो भगत सिंह जब कहते हैं कि भाई गोरे अंग्रेज और बुरे अंग्रेज, तो ये आशंका तो थी जो आजादी आ रही है ये कहीं एक बुरे अंग्रेजों के हाथ में अगर जाए तो उसका क्या मतलब निकलेगा। बहुत जबरदस्त तरीके से अम्बेडकर ने आज जो कुछ भी हो रहा है, अब हमने अम्बेडकर को पूरे देश में, यहाँ तक कि अम्बेडकर वादियों के बारे में मैं कहता हूँ, अम्बेडकर को हमने पढ़ा नहीं, हमने समझने की कोशिश नहीं की। अम्बेडकर ने जो जो हमसे नहीं करने के लिए कहा था वही सब कुछ हमने अम्बेडकर के साथ कर दिया। अम्बेडकर का एक पर्सनालिटी कट बना करके, उनका भगवान बना करके उनकी पूजा करना हमने शुरू कर दिया। तो लेकिन अगर हम फिर से अम्बेडकर में लौटे, और इस दौर में लौटना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है वहां लौटना, और तो उसमें हम देख रहे हैं कि वो इस पूरे दौर को फंडामेंटली ये कह रहे हैं कि ये कॉन्स्टिट्यूशन जो है टॉप ड्रेसिंग ऑफ डेमोक्रेसी ऑन एन अनडेमोक्रेटिक एंटी डेमोक्रेटिक सॉइल। तो जाहिर सी बात है कि जब आप कोई ये कह रहा है कि सॉइल में और टॉप ड्रेसिंग में इतना जबरदस्त कॉन्ट्रडिक्शन है, तो आपके सामने उसका निष्कर्ष क्या है? निष्कर्ष है कि अगर आप डेमोक्रेसी को कंसोलिडेट करना चाहते हो, चेंज द सॉइल, डेमोक्रेटाइज द सॉइल। अगर इस सॉइल को आप डेमोक्रेटाइज नहीं करोगे तो एक समय पर वो अनडेमोक्रेटिक सॉइल इस तरह से सामने आएगा, हावी होगा, इस तरह के क्रैक्स बन जाएंगे, वो आपके कॉन्स्टिट्यूशन को लेके चल रहा है। तो आप इस तरीके से भी शायद आज की परिस्थिति की व्याख्या कर सकते हैं।
शायद वही कॉन्फ्लिक्ट हम देख रहे हैं, वन डेमोक्रेटिक एंटी डेमोक्रेटिक सॉइल और डेमोक्रेसी के बीच में। अगर वो कह रहे हैं कि भाई आप इनइक्वालिटी को बढ़ने दोगे सोशली और इकोनॉमिक प्लेन पर, तो ये इलेक्टोरल इक्वालिटी, एक वोट की, इसका कोई माने मतलब रहेगा नहीं। तो आपने जैसे कहा कि इस तरीके की इनइक्वालिटी भारत में बढ़ी है, हर साल आउटकम रिपोर्ट में बताती है और खुली आंखों से हर जगह आप बिल्कुल उसको देख सकते हैं। तो इस इनइक्वालिटी, बढ़ती इनइक्वालिटी, तो उससे आगे इलेक्टोरल इक्वालिटी का कोई खास मतलब नहीं। और तीसरी बात जो अम्बेडकर कह रहे हैं उसी समय कि अगर कभी हिंदू राज्य यथार्थ बनेगा भारत के लिए, तो दिस इज गोइंग टू बी द ग्रेटेस्ट कैलामिटी। एक शब्द है कैलामिटी, तो हमें लगा कि कैलामिटी शब्द को ठीक से समझना चाहिए कि हमारे सामने जो हो रहा है वो वही कैलामिटी बिल्कुल दिख रही है। तो कैलामिटी जब हो, डिजास्टर अगर हो, एक कंप्लीट डिजास्टर, तो हमें लगता है कि बहुत कॉमन सेंस भी आपसे यही कहता है कि यू शुड हैव अ डिजास्टर मैनेजमेंट अप्रोच। तो डिजास्टर मैनेजमेंट अप्रोच क्या है? डिजास्टर मैनेजमेंट अप्रोच है कि नंबर 1 रेस्क्यू, बचाओ, डिजास्टर को रोको, बचाओ, रेस्क्यू वर्क। इसलिए हमने कहा कि जो इंडिया गठबंधन है, फिलहाल इसको एक रेस्क्यू ऑपरेशन के रूप में हम देख रहे हैं। अब इससे ज्यादा इस रेस्क्यू से कितना रिकवर होगा हम नहीं कह सकते, लेकिन जाहिर सी बात है कि रेस्क्यू इज नॉट सफिशिएंट। रेस्क्यू को शुरू करना है, रेस्क्यू के साथ साथ रिलीफ चाहिए। तो जो भी लोग इस समय इस पूरे फाशिज्म के पूरे निशाने पर हैं, they need relief इस पूरे देश में। अब वो माइनॉरिटी कम्युनिटी से लेके, दलित से लेकर के, आदिवासी से लेकर के, आप इस देश में यहाँ तक कि जो एमएसएमई सेक्टर, किसान, सबकी बात कर सकते हैं। किसी को एक सोशल एश्योरेंस चाहिए, किसी को थोड़ा इकोनॉमिक रिलीफ चाहिए, आपको रिलीफ इसमें चाहिए। आपको जाहिर सी बात है कि रिकंस्ट्रक्शन भी करना होगा। अगर हमारी डेमोक्रेसी को कमजोर निकली, तो द आंसर इज अ रोबस्ट डेमोक्रेसी, कि ऐसा डेमोक्रेसी हो जो डेमोक्रेसी एक तरीके से फाशिज्म प्रूफ तो नहीं कहेंगे, वो तो अगर दुनिया भर में फिर से सर उठा रहा है, लेकिन उससे कम से कम जूझने की और ज्यादा ताकत उस डेमोक्रेसी के अंदर हो, लोगों के पास और ज्यादा अधिकार। तो हम तो इसी रूप में इसको दे रहे हैं। इसलिए ये जो इंडिया गठबंधन फिलहाल बना, जो एक बहुत ही वाइड स्पेक्ट्रम ब्रॉड बेस्ड है, और निश्चित तौर पर आज से 5 साल पहले अनथिंकेबल था। शिवसेना और कम्युनिस्ट पार्टियां एक किसी गठबंधन में, अनथिंकेबल फॉर एवरीबॉडी। बिहार में आप कह लीजिए नीतीश कुमार जी अल्टीमेटली बीजेपी छोड़ करके फिर इधर आएंगे, और आरजेडी और जेडीयू एक साथ, आरजेडी और सीपीआई एक जगह, अनथिंकेबल। तो बहुत कुछ जो अनथिंकेबल ये हो रहा है, बिकॉज़ इट्स अ डिमांड ऑफ द सिचुएशन। ये आज की परिस्थिति की बात है। तो परिस्थिति को आप कैसे एनालाइज करेंगे, सबके अलग अलग एनालिसिस होगा, और इस एनालिसिस से हम कितना, जैसे हम इस बात को आज के इस रेस्क्यू वर्क से टुवर्ड्स ए रोबस्ट डेमोक्रेसी, टुवर्ड्स सोशलिज्म हम इसको ले जाना चाहते हैं। तो हमारे सामने जो ट्रैजेक्टरी है, जाहिर सी बात है बहुत सारे लोगों के सामने ये ट्रैजेक्टरी नहीं होगी, उनके सामने कुछ और ट्रैजेक्टरी होगी। उनको लगेगा कि थोड़ा बहुत रिस्टोर कर दिया जाए, थोड़ा सा बैलेंस लौट आए, जबरदस्त इम्बैलेंस आ गया है, थोड़ा बहुत बैलेंस अगर आ जाए। और आप सोचते हैं कि बैलेंस पुराना बैलेंस लौट के आ ही नहीं सकता। You have to find a new balance. You have to find a new balance which is more democratic, which is more inclusive. तो इसलिए ये तो रहेगा। अब ये शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म, ये बातें सबके पास हमने है। और हमें तो लगा कि लेफ्ट को इस दौर में, हमारे कुछ साथी कह रहे थे कि क्या लेफ्ट इसको बाहर से समर्थन नहीं दे सकता। तो हमें तो लोगों की बात नहीं है कि इसमें कोई अंदर और बाहर वाली बात मेरे ख्याल से नहीं है। अगर कोई सरकार बनती है, then we can have our check कि सरकार में, उस सरकार के प्रति आपका क्या रुख हो। जैसे बिहार में हम लोग सरकार में शामिल नहीं, हमने जानबूझ करके डिक्लेयर करके हमने अपने लिए वो इंडिपेंडेंस को रिजर्व करके रखा है। कहा कि भाई हमारी प्रायोरिटी ये नहीं है कि 2 मिनिस्ट्री लेकर के हम उसमें चलो, हमारी प्रायोरिटी है कि हम पीपुल्स मूवमेंट के फोर्स है, हम आपको समर्थन देंगे, आपके तमाम अच्छे काम के लिए देंगे। अगर कहीं भी लगेगा कि आप का जो कदम आप उठा रहे हैं
वो पीपुल्स इंटरेस्ट के खिलाफ है, जनता में नाराजगी है, तो वी आर विद द पीपल। हम वहां आपको बनाएंगे। मिसाल के तौर पर अभी 2 बड़े आंदोलन बिहार में, अभी 1 महीने से लंबा आशा कर्मी और फैसिलिटेटर्स की हड़ताल, बहुत छोटी सी बात थी। बिहार में आशा को ऑनरेरियम भी नहीं मिलता, उसमें वो कहते थे पारितोषिक आपको दे रहे हैं, आपने तो वॉलंटियर किया है काम करने के लिए, वॉलंटियर को क्यों चाहिए, आपको वेतन क्यों चाहिए, आप काम कर रहे हैं, हमें खुशी है, चलो आपको हम खुशी दे रहे हैं, बात खत्म। तो आशा की ये डिमांड थी कि भाई कम से कम इसको स्ट्रक्चर में लाओ। अभी ठीक है, आपको पूरी तरह स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय का दर्जा नहीं मिलेगा, पूरी तरह पे स्केल नहीं मिलेगा, ठीक है, कम से कम ऑनरेरियम तो करो, स्कीम वर्कर के रूप में एक मान्यता तो दो। और सेकंड है कि अमाउंट जो मिलता था वो बेहद कम है, कोरोना पीरियड में भी जो भी बातें थी वो कुछ भी नहीं पूरी हुई थी। तो 1 महीने से लंबी हड़ताल चली, 1500 रुपीज का उसमें इजाफा हुआ, और वो ऑनरेरियम शब्द अब आया है। कम से कम स्टेप टुवर्ड्स being recognized as government employees with proper pay scale and social security in the days to come। तो ये हमने किया, हमारी पूरी तैयारी इसी पर थी। टीचर्स के रिक्रूटमेंट में, जो टीचर्स का रिक्रूटमेंट पहले पंचायतों के जरिए होता था, और एक समय उनको एक पहले शिक्षा मित्र कहा गया, पैरा टीचर, फिर वहां से उनको कहा गया, हम लोगों ने कहा था कि सरकारी कर्मी का दर्जा मिलेगा, उनके लिए एक पे स्केल था कि लंप सम कंसोलिडेटेड एक्टिव, ये नीतीश जी ने चालू किया, जो पैरा टीचर्स से ज्यादा, लेकिन प्रॉपर पे स्केल नहीं था, प्रॉपर स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉय के तौर पर दर्जा नहीं था। अभी एजुकेशन की क्वालिटी बढ़ाने के नाम पर इन्होंने कहा कि हम स्टेट लेवल के रिक्रूटमेंट पॉलिसी लेंगे, कमीशन का एग्जाम देकर के टीचर्स को आना होगा, अच्छी बात है। लेकिन इसमें दिक्कत ये आई, इसको उन्होंने कोशिश की कि रेट्रोस्पेक्टिवली इसको लागू करें, मतलब अभी जितने टीचर्स हैं लगे हुए हैं, दशकों से पढ़ा रहे हैं, उनसे हम कहेंगे कि तुम अभी फिर से परीक्षा दे करके तो जाहिर सी बात है कि 20 साल वाले पढ़ा रहे हैं टीचर, वो आज के नए पीएचडी वाले और मास्टर डिग्री करके जाने वाले हैं, उनसे कम्पीट नहीं कर पाए। तो ये जबरदस्त इनसिक्योरिटी उनके सामने आई, इसको लेके टीचर्स में भारी नाराजगी थी। हम लोगों ने एक लंबा आंदोलन चलाया, और अभी नीतीश जी तैयार हुए हैं कि चलो इनको डिपार्टमेंटली फेज वाइज हमें ऑब्जर्व करेंगे। तो 2 तरह के मेजर इश्यूज, इस पर एक लेवल तक मूवमेंट के जरिए हमने सरकार पर दबाव बनाया। अभी बहुत सारी बातें बिहार में भी है, धड़ल्ले से गरीबों का घर उजाड़ा जा रहा है, बुलडोजर धड़ल्ले से वहां चल रहा है, एडमिनिस्ट्रेशन का एक बड़ा हिस्सा वो बिल्कुल आरएसएस के इशारे पर काम करने वाले लोग हैं, पुलिस का बड़ा हिस्सा उसी इशारे पर काम करते हैं, टॉप लेवल के ब्यूरोक्रेसी के बड़े हिस्से इसी पर करते हैं। ये बाबा बागेश्वर को इस समय कर्नाटक का चुनाव रिजल्ट निकल रहा था, बीजेपी पूरी तरह हार रही थी, तो वो बिहार ले गए, बाबा बागेश्वर का उनका लंबा प्रवचन कराया गया, और वहां हिंदू राष्ट्र का नारा लगा, और उस नारा उसका इम्पैक्ट ये हुआ कि रात को उनका जब प्रवचन खत्म हुआ, उसी में से सब लोग निकले, तो सबसे नजदीक में जो अम्बेडकर की मूर्ति थी पटना में, उसी मूर्ति को उन्होंने तोड़ दिया। तो फिर उसको अब एक जगह से नहीं, कई जगह अम्बेडकर की मूर्तियां तोड़ी। तो इसको लेकर के हम लोग जबरदस्त कैंपेन चलाया, वो अम्बेडकर की मूर्तियों को फिर से वहां रिस्टोर किया गया। तो ये लड़ाई तो पूरे बिहार के बीच इस तरह से है। इसीलिए हमें तो लगता है कि इस दौर में कि चाहिए तो जरूर हम इसको इस रूप में सोचते हैं कि वे आजादी के आंदोलन में जो विरासत थी हमारे पास, तो वो तो निश्चित तौर पर कोई एक सिंगल आइडियोलॉजी के तहत तो आजादी आएगी, मल्टीपल स्ट्रीम्स उसमें थे। आजादी के आंदोलन के बारे में हमारी जो समझ है, उस समझ की भी अपनी एक संकीर्णता थी। उस समझ में यह है कि भाई उस समय आजादी कैसे मिलेगी, इसी पर ज्यादा फोकस। आप किसी ने कहा कि हथियारबंद संघर्ष होगा, किसी ने सत्याग्रह का नारा दिया, किसी ने कुछ कहा, तो हम मेथड्स पर ज्यादा बात करते हैं, और इन मेथड्स पे किसने कितने दिन अंडमान में बिताया, कितने लोग फांसी पे चढ़े और क्या किए। हमारे आजादी के आंदोलन की समझ शायद मेथड्स पर केंद्रित, लेकिन आजाद हिंदुस्तान कैसा होगा,
आजादी का स्वरूप क्या हो। तो इस पर काम करने वाले लोग, जैसे आप किसी को भी पूछ लीजिए क्या अम्बेडकर को आप फ्रीडम फाइटर मानते हैं, अगर फंडामेंटल सवाल कर देंगे तो ना आपको किताबों में मिलेगा, ना बहुत लोग कहेंगे अम्बेडकर को कॉन्स्टिट्यूशन मेकर थे, वो फ्रीडम फाइटर। तो आप फ्रीडम को और कॉन्स्टिट्यूशन का अलग कर देते हैं। तो फ्रीडम फाइटर में आप उसमें सबकी बात कर लेंगे, सुभाष बोस से लेकर के अब ये लोग तो यहाँ तक सावरकर की भी बात करने लगे हैं। तो पहली बात हमें लगता है कि फ्रीडम मूवमेंट के बारे में भी हमारी समझ व्यापक होनी चाहिए कि उसमें फ्रीडम कैसे आएगा, उसके लिए जो लोग जितने लड़े वो भी उतने ही फ्रीडम फाइटर है, और जिन लोगों ने फ्री इंडिया कैसा होगा, उसकी सोसाइटी कैसी होगी, उसके पूरे किस तरह से कैसे चलेगा, इस पर काम करने वाले, इस पर ज्यादा फोकस करने वाले, वो भी हमारे लिए उतने ही फ्रीडम फाइटर हैं जितने फ्रीडम लाने वाले उसके लिए अपने खिलाफ लड़ने। तो इस हिसाब से अगर हम देखें तो हम लोगों ने नारा दिया कि भगत सिंह और अम्बेडकर को नजदीक लिया। हमारे छात्र संगठन ने रोहित वेमुला की इंस्टीट्यूशनल मॉडल के बाद एक कैंपेन लॉन्च किया, नए भारत के वास्ते भगत सिंह अम्बेडकर के रास्ते। ये अपने आप में प्रोहिबिटिव बात, बहुत लोग समझते हैं कि अम्बेडकर और भगत सिंह को कंबाइन नहीं किया जा सकता, लेकिन हम देख रहे हैं धीरे धीरे लोग कंबाइन करने लगे। धीरे धीरे ये जय भीम लाल सलाम एक तरीके से एक नेचुरल ऐसा नारा बनने लगा है कि दोनों को लग रहा है कि शायद एक के बगैर दूसरा अधूरा है। ये एक नया नारा है, कोई प्रैग्मेटिक टैक्टिकल इक्लेक्टिक कॉम्बिनेशन नहीं है, एक तरीके से इस समय से इस जमीन से निकला हुआ नारा है। तो हमें तो लगता है कि ये काम भी हम लोगों को करना चाहिए। इसलिए दलित आंदोलन इस समय हमें लगता है कि नई दिशा की बिल्कुल जरूरत है, और आप लोग इस पर काम कर रहे हैं प्रत्यक्ष तौर पर। तो हमें लगता है कि अम्बेडकर को फिर से बिल्कुल जिस हद तक हम लोग उनके तरीके से रेडिकल लीगेसी है तो हम बस खत्म करेंगे। आप लोग पॉपुलरली इसको इस रूप में कह रहे हैं, बिहार में जैसे लोग पूछते हैं कि ये जो एंटी फैसिस्ट एक एजेंडा, फांसी बात तो कोई पॉपुलर शब्द है नहीं, लोग कैसे बात को समझते हैं, फांसीवाद है क्या, क्यों इसके खिलाफ लड़ना इतना जरूरी है, और पूरे देश में अभी बीजेपी को यही फायदा मिल रहा है। जैसे बिहार का भी जो चुनाव होगा तो कोई आसान चुनाव नहीं होगा। 10 साल के अगर मोदी के एंटी इनकम्बेंसी वर्सेस नीतीश कुमार के 20 साल के एंटी, पश्चिम बंगाल में चुनाव होगा 10 साल के मोदी के एंटी इनकम्बेंसी, मोदी लोगों का अभी भी रिवोट लगता है, ममता बनर्जी सामने दिखती है। और हमने जैसे कहा कि मोदी एक फेनोमेनन है, तो एक प्रोलिफरेशन ऑफ मोदी, तो फासिज्म इस तरह से भी बढ़ता है कि जब फासिज्म सक्सेसफुल हो जाए तो लोगों को लगता है कि भाई यही सक्सेस कर रहा है, तो हमको भी छोटे छोटे पैमाने पर इसी मॉडल पर काम करना चाहिए। एज ए मॉडल फासिज्म टेंड्स टू प्रोलिफरेट। तो ऐसा नहीं है कि फासिज्म को हम उसका सबसे बड़ा फासिस्ट ग्रुप है, आप देखेंगे प्रोपेगेंडा में पर्सनालिटी कल्ट, उसी तरह के प्रचार, वो यहाँ तक कि आम आदमी पार्टी भी केजरीवाल जी के लिए कोई जरूरत नहीं थी, IIT के प्रोडक्ट हैं, और बिजली पानी करके दिल्ली में सत्ता में आए, स्कूल और एजुकेशन की बात कर रहे थे, कोई जरूरत नहीं थी कि पीछे अम्बेडकर और भगत सिंह की फोटो रख करके वो कहते कि भाई नोटों पर लक्ष्मी और गणेश की फोटो डाली जाए। नहीं तो कभी कभी ऐसा होता है कि इन स्पाइट ऑफ योर बेस्ट एफर्ट्स, अगर भगवान नाराज हो तो आपकी इकोनॉमी सफल नहीं होगी। तो ये बात उनको करने की कोई जरूरत थी नहीं, लेकिन आप देख लीजिए कि जब वो चल पड़ी तो लोग डरने लगते हैं। लोगों को लगता है कि शायद यही जनता तक पहुंचने का, जनता की इमेजिनेशन को पकड़ने का, मास माइंड को समझने का ही तरीका है। तो एक तरह से फासिज्म इस तरीके से भी डोमिनेट करता है, जो लोग डरे हुए नहीं है ये कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उसको नकल करने की भी लोग कोशिश कर रहे हैं। इसलिए बहुत सारे राज्यों में हम देख रहे हैं कि वहां हमारे सामने कोई राज्य सरकार है, तो ये लोकसभा का चुनाव रहेगा या सम टोटल ऑफ असेंबली इलेक्शन बन जाएंगे। लोग नेशनली क्या हो रहा है इसकी बात समझेंगे, करेंगे, या सामने सामने जो लोग आमने सामने बिल्कुल साफ दिख रहे हैं सिर्फ उतने ही बात में रह जाए। तो इसलिए ये खतरा है। तो एक बड़ा नेशनल नैरेटिव जरूर हमको चाहिए, और ये फासिज्म क्यों भारत के लिए और अनबेरेबल है, अनअफोर्डेबल है, और ये लोकतंत्र की जरूरत सबसे पहले सबसे ज्यादा गरीबों को, क्योंकि हमारे लिए लड़े बगैर कोई हम जिंदा रहना संभव नहीं है।
बहुत सारे लोगों के लिए लोकतंत्र की जरूरत नहीं है, बहुत सारे लोग चाहते हैं कि कम से कम लोकतंत्र हो। तो लोकतंत्र की लड़ाई, बहुत सारे लोग लगता है कि भाई लोग लोकतंत्र नहीं समझते हैं, लोग महंगाई समझते हैं, बेरोजगारी समझते हैं, लोकतंत्र नहीं समझते। हमें लगता है कि इससे गलत कोई बात ही नहीं हो सकती। आजादी के दौर में भी लोगों ने कहा कि रोटी कपड़ा सब ठीक है, लेकिन सम्मान, व्यक्तिगत सम्मान भी और देश की आजादी मतलब देश का सम्मान। तो सम्मान, हमारे बिहार के मूवमेंट का पूरा एक्सपीरियंस यही है कि लैंड इंपॉर्टेंट है, वेजेस इंपॉर्टेंट है, लेकिन डिग्निटी बहुत इंपॉर्टेंट। तो अगर उस समय डिग्निटी इंपॉर्टेंट है तो डिग्निटी के लिए, कलेक्टिव डिग्निटी के लिए, कलेक्टिव राइट्स के लिए डेमोक्रेसी इंपॉर्टेंट है। तो लोग क्यों नहीं समझेंगे डेमोक्रेसी? इसलिए हम तो मान के चलते हैं कि हम अगर तैयार हैं डेमोक्रेसी की बात को फोरग्राउंड पे लाने के लिए, प्रायोरिटाइज करने के लिए, तो बिल्कुल लोग समझते हैं। तो हम 3 बात लोगों के बीच में ले जा रहे हैं कि हमारे पास 3 बड़े आंदोलनों का अनुभव है। नंबर 1, हमारे पूर्वजों ने आजादी का आंदोलन उन्होंने किया। हमारे जनरेशन तो पोस्ट इंडिपेंडेंस जनरेशन है, अभी भी कुछ इंडिपेंडेंस के जनरेशन वाले लोग हैं। तो वो आजादी के आंदोलन का जो हमारा अनुभव है और उसकी जो पूरी विरासत है, तो उस समय अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई थी, लेकिन भगत सिंह ने ऐलान किया था कि गोरे अंग्रेज के बाद कोई बुरे अंग्रेज ना आ जाए, आपको सतर्क है। तो ये बुरे अंग्रेज को लोग पहचानते हैं कि अंग्रेजों के तर्ज पर, उनके नक्शे कदम पर देश को बर्बाद करके, आजादी छीन करके, संविधान को खत्म करके, देश को बांट करके राज करने की जो पूरी कोशिश है, ये वही अंग्रेज वाली कोशिश है। सेकेंड है हमारे पास एंटी फ्यूडल स्ट्रगल। तो हम समझते हैं कि हम जब फ्यूडल बात कहते हैं तो इसमें हम दोनों बात कहते हैं, लैंडलॉर्डिज्म की भी बात कहते हैं और ब्राह्मणिज्म की भी बात कहते हैं। लैंडलॉर्डिज्म और ब्राह्मणिज्म दोनों। और अफसोस ये है कि भारत के आजादी के आंदोलन के दौर में 1936 वो ऐसा लैंडमार्क था, एक समय वो एबोलिशन ऑफ लैंडलॉर्डिज्म का नारा आया, किसान मैनिफेस्टो आया, किसान आंदोलन खड़ा हुआ। उसी ईयर में वो एनिहिलेशन ऑफ कास्ट वो भाषण होना था, लेकिन वो भाषण के रूप में नहीं, मोनोग्राफ के रूप में हमारे सामने आया। ये एबोलिशन ऑफ लैंडलॉर्डिज्म और एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, ये दोनों उस समय कन्वर्ज नहीं कर पाए, और दोनों कन्वर्ज नहीं कर पाए, इससे दोनों को नुकसान, किसान आंदोलन को भी नुकसान हुआ और एंटी ब्राह्मणिकल सोशल जस्टिस की लड़ाई को भी बना। वो आइडियोलॉजिकली बना, सोशली बना, प्रैक्टिकली बना, इलेक्शन जीतने का फार्मूले के रूप में बना, एमओआई इक्वेशन, फलाना सारे इक्वेशन बने। मोदी उसको सीधा चोट कर रहे हैं कि ये अपीसमेंट जो है, ये इसने सोशल जस्टिस को कमजोर किया है, लिमिट किया है। मुस्लिम को हटाओ, आपके पास ज्यादा जस्टिस मिल जाएगा, आपको हम ज्यादा देंगे। और विश्वकर्मा योजना लेकर के आए, पार्टीजन कास्ट के लिए बहुत कुछ लेकर के आए हैं। इस पे हम लोगों को बिल्कुल सोचना होगा कि सोशल जस्टिस के सारे कंटेंट को खत्म करके, उसके कॉन्स्टिट्यूशनल फाउंडेशन को खत्म करके, उसके पूरे सोशल इक्वालिटी के जो पूरे उसके बगैर कोई सोशल जस्टिस नहीं हो सकता। एक अनजस्ट सोसाइटी में जस्टिस का कोई भीख आपको नहीं मिल सकता है। एक सोशल जस्टिस के लिए जस्ट सोसाइटी भी चाहिए, और जस्ट सोसाइटी विदाउट सोशल ट्रांसफॉर्मेशन संभव नहीं है। तो ये जो पूरी समझ, इस समझ को तो बिल्कुल एक तरीके से खोखला बना दिया गया कि उसका एक सोशल इंजीनियरिंग ही रह गया। तो ये लोग कर रहे हैं। हमें लगता है कि एंटी फ्यूडल जो स्ट्रगल हम लोगों ने बिहार में लड़ा, उस पर हमने सिर्फ जमीन की बात नहीं की। कुछ लोग समझाते हैं कि आप जमींदार कहाँ रह गए, आप एंटी फ्यूडल कहते रहते हैं। हमें यह लगता है कि नहीं, ये एंटी फ्यूडल का मतलब वो सिर्फ लैंड रिलेशनशिप में कितना है, लेकिन वो फ्यूडलिज्म कैसे लौट के आ रहा है। वो जब वीडियो आता है कि आपके आदिवासी मजदूर पर एक नौजवान भाजपा का नेता पेशाब उसके चेहरे पर पेशाब कर देता है, तो आपको बिल्कुल फ्यूडलिज्म दिख जाएगा। तो लोगों के पास क्रूर जो सामंती सत्ता, क्रूर सामंती जो सत्ता है, इससे लड़ने का और उसके सामंती धार को कमजोर करने का सफल एक्सपीरियंस है, उसका कॉन्फिडेंस है कि हमने लड़ करके सामंतवाद को शिकस्त। तो हमने कहा कि उसी एंटी फ्यूडल को अब एंटी फैसिस्ट में ले जाना। तीसरा, हमारे पास कैपिटलिज्म से लड़ने का भी, लुटेरा पूंजीवाद से लड़ने का भी एक्सपीरियंस है। एक जमाने में टाटा बिरला के खिलाफ बोलते थे लोग, आज
अदानी अंबानी के खिलाफ ज्यादा लोग बोल रहे हैं, लेकिन वर्किंग क्लास मूवमेंट जो पहले भारत में लगता था कि बहुत लिमिटेड फेनोमेनन है, वो पूरे देश को नहीं झकझोर सकता है, क्योंकि हिंदुस्तान में किसान की बात तो झकझोर देगा, लेकिन वर्किंग क्लास की बात बाय डेफिनेशन, एक तरह से बाय डिजाइन, बाय डिफॉल्ट वो थोड़ा लिमिटेड है। हमें लगता है कि इसमें भी विद अर्बनाइजेशन, वर्किंग क्लास का जो एक्सपेंशन, आज के गिग इकोनॉमी, आज के स्कीम वर्कर्स, न्यू जनरेशन, पूरे कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स, तो वर्किंग क्लास मूवमेंट के लिए भी एक जबरदस्त स्कोप। तो अब इसके साथ साथ जाहिर सी बात है कि एनवायरनमेंट की बात अभी ये मेन स्ट्रीम बात है, एनवायरनमेंट, क्लाइमेट, ये भी। तो इन चीजों को हमने यही कहा कि भाई अगर आप फर्ज करें कि आपके सामने जिनको अलग अलग दुश्मन समझते थे, अंग्रेज अलग, सामंत अलग, पूंजीपति अलग, अलग अलग लड़ाइयां रही है, अगर इमेजिन कीजिए कि आपके सामने कोई ऐसा कोई दुश्मन आ गया जो ये सारे दुश्मनों का एक तरीके से कॉम्बिनेशन है, तो अगर अभी सोच सकते हैं तो मोदी वही और वही फांसी, और तब इसके खिलाफ अगर लड़ना है तो वो जो अलग अलग लड़ाई हम लड़ते थे, उन सब सभी लड़ाइयों में जो हमारे पास एक विचार, एक ऊर्जा, एक समझ हमारी बनी थी, उसको भी उसी तरह से इंटीग्रेट करना है, कंबाइन करना है। तो हमें लगता है कि इस हिसाब से एक पॉपुलर एंटी फैशिस्ट कॉन्शियसनेस और एक पॉपुलर एंटी फैशिस्ट विल, एक कॉन्फिडेंस, इसको जनरेट करना बहुत जरूरी है। तो हम इतना नहीं कहेंगे कि जो इंडिया गठबंधन है ये अपने आप में कोई एंटी फैशिस्ट अलायंस, इसलिए हमने कहा कि हम इसको कम करके हमने कहा है, या फिलहाल हम उसको एक रेस्क्यू ऑपरेशन के तौर पर देखते हैं। लेकिन हम लोगों को, फाशिज्म की समझ रखने वाले लोगों को, डेमोक्रेसी की समझ रखने वाले लोगों को, हमें जरूर इसको एक एंटी फैशिस्ट प्लेन पर ले जाना होगा, और एक लंबी लड़ाई की जरूरत है। आसान नहीं है, चुनाव में भी रोक देंगे तो फाशिज्म खत्म नहीं हो जाएगा, और ट्रम्प चुनाव हारता है तो अमेरिका है, मजबूरी में उसको कबूल करना पड़ता है। बोल्सोनारो चुनाव हारते हैं, कबूल नहीं करना चाहते थे, फिर भी कुछ कबूल करना पड़ता है। लेकिन क्या भारत में चुनाव हारने पर ये लोग कबूल करने वाले हैं? नहीं करने वाले हैं। तो वो जो इस समय जो सड़क पर जो नजारा होगा, तो पहले तो हराओ, इसलिए करेंगे, उससे डरने की बात नहीं है। इसका मतलब उससे भी लड़ने के लिए पूरी तैयारी चाहिए। तो नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान ठीक है, लेकिन एक शुरुआत के लिए, लेकिन उसमें ये ताकत भी होनी चाहिए कि बुलडोजर के आगे प्रतिरोध खड़ा करने की ताकत भी उसके पास होनी चाहिए। ये चीजें आप कैसे कर पाएंगे? तो हम तो आपसे भी अपील करेंगे और थोड़ा और समझना भी चाहेंगे कि महाराष्ट्र बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बिहार और महाराष्ट्र और पंजाब ये तीन ऐसे स्टेट है जहां परिस्थिति के दबाव में, आंदोलनों के भी कुछ दबाव में, जो भरते अंतर विरोध है उसके चलते एनडीए टूटा है। एनडीए के तीन प्रमुख घटक, उनको एनडीए से अलग होना पड़ा। किसान आंदोलन के दबाव में अकाली दल, यहाँ जिस तरीके से फिर सत्ता का केंद्रीकरण है, और महाराष्ट्र के अंदर भी जो पेशवा राज की वापसी के आहट सुनाई दे रही है, तो जिसके चलते हमें लगता है कि महाराष्ट्र में भी वो शिवसेना और भाजपा का अलायंस भी टूटा है, और बिहार में नीतीश जी को भी उनके सामने भी सवाल था, तो वो अलायंस टूटा है। इसलिए जहां जहां ये अलायंस टूटा है, और एक हिसाब से हम कह सकते हैं कि हम लड़ाई को उस खेमे के अंदर ले चले हैं, और ये बड़े स्टेट हैं, खासकर महाराष्ट्र और बिहार। सेकेंड लार्जेस्ट स्टेट इलेक्टोरली महाराष्ट्र है, थर्ड में, फोर्थ में बिहार है 40 सीट, और दोनों जगह जो 19 का परिणाम था बहुत खराब था, बहुत खराब था। यहाँ तो मेरे ख्याल से 42 या कितने एनडीए के पास थे, बिहार में तो 39 सीट एनडीए के पास, एक सीट फिर कांग्रेस को शामिल है। तो इसको पलटना मतलब एग्जैक्टली रिवर्स कर देना तो संभव नहीं है, लेकिन जहां तक इसको रिवर्स करना संभव है वो जबरदस्त हमें लगता है कि इसकी जरूरत है और संभव है। इसलिए महाराष्ट्र में इतने सारे आंदोलन की, अम्बेडकर का, ये कोई सावरकर का और गोलवलकर का नहीं, ये हमारे लिए तो अम्बेडकर का है महाराष्ट्र,
तो ये जो पूरे इतने लंबा कम्युनिस्ट आंदोलन का है, किसान आंदोलन का है, ट्रेड यूनियन आंदोलन का है, दत्ता सामंत का भी है, सबका है। तो इस महाराष्ट्र में एक जो जबरदस्त इम्पैक्ट है उसको बटोर कर, तो हमको अच्छा लगा कि आप लोग जैसे कह रहे हैं कि एक इंडिया है, एक महाविकास आघाड़ी है, अलग अलग है, ठीक है, एक के अंदर दूसरा है। तो ये जो प्रोग्रेसिव अलायंस अलग भी है लेकिन एक ही डायरेक्शन में, लेकिन कैसे हम कोलैबोरेट कर सकते हैं और बेहतर ढंग से कंबाइन कर सकते हैं, ये तो बिल्कुल सोचना चाहिए। और इसमें अब ये आप समझ लीजिए कि हम ही लोगों को ज्यादा सोचना, क्योंकि बहुत सारे लोगों को इतना सोचने के लिए तैयारी नहीं है, इतनी आदत रहती है एक तरह से, वो बड़े आराम से सोच लेंगे। जैसे सीपीएम वाले बंगाल में इतने आराम से 10 साल से सत्ता में नहीं है, लेकिन अभी भी वही सोचते हैं कि मैं 24 साल सत्ता है। इसलिए पुरानी यादें बहुत सताती है, पुरानी यादें आपको एक तरीके से कमजोर कर देती है कभी। तो बहुत सारे लोगों को लगता है कि भाई ये तो 10 साल से आकर के बिगाड़ दिया, लेकिन 10 साल में इस तरह से बिगाड़ दिया तो पुराने बहुत चीजों को बर्बाद कर दिया, और पुराना बड़े आसानी से वापस आ नहीं सकता। लेकिन हम लोग पुरानी आदतों से, सोच से बंधे हुए होते हैं, और इसीलिए इस नए दौर में तो थोड़ी मजबूरी में ही नए दौर का जो आर्किटेक्चर है वो खराब हो। तो इंडिया अगर एक इवॉल्विंग कोalition है, उसके तौर तरीके भी कुछ अलग हो, सोच भी कुछ अलग हो, दिशा भी कुछ अलग हो, काम करने का तौर तरीका, स्टाइल ऑफ गवर्नेंस तो आगे की बात है। पहले तो जो कोalition चलाने का ही जो तौर तरीका है वो अपने आप में थोड़ा और ट्रांसपेरेंट और पार्टिसिपेटरी हो। ये सब तो हमें लगता है कि समय की बात है, हम लोग इसके लिए कोशिश करेंगे। तो इस बात को आगे बढ़े, तो मेरी तरफ से ज्यादा समय ले लिया, इतनी बात थी। तो हम तो इस उम्मीद के साथ इससे जुड़े हैं कि ये करना जरूरी है, और किसी जरूरत को, और मार्क्सवादी लोग यही समझते हैं कि फ्रीडम इज कॉग्निशन ऑफ नेसेसिटी। अगर जो जरूरत है उसको अगर हमने समझ लिया ठीक से कि क्या जरूरी है, तो क्योंकि समस्या तो लोग कहते हैं कि तब जब समस्या सामने आती है कहीं ना कहीं उसके समाधान के जो पूरे कंपोनेंट्स हैं, शर्तें हैं, संभावना है, वो भी उसके इर्द गिर्द मौजूद रहती है। तो दोनों साथ साथ एक तरीके से आते हैं। इसीलिए फासिज्म अगर आ रहा है, भारत में आ चुका है, और ज्यादा दिन उसको रहने दिया जाएगा तो और ज्यादा तबाही मचाएगा, बहुत हो गया है। तो हमें लगता है कि इसको रोकने की संभावना, ताकत, उसके पूरे शर्तें वो भी हमारे परिपक्व हो रही है। तो हम उस पर कंसंट्रेट करें, फोकस करें और डेवलप करें, तो जरूर हम लोग उस पर जीत हासिल कर पाएंगे। क्योंकि इस देश में आसान नहीं है, इतने जबरदस्त विरासत रही है आजादी के आंदोलन की भी, और उससे भी बहुत पहले। अगर सभ्यता की भी कोई बात कर ले तो सभ्यता की मोनोलिथिक नहीं है कि उसमें सिर्फ ऑपरेशन का ही कल्चर डेवलप। हर ऑपरेशन के खिलाफ, हर इनजस्टिस और इनइक्वालिटी के खिलाफ हर दौर में एक जस्टिस और इक्वालिटी, इसकी और डेमोक्रेसी की भी लड़ाई रही। इसलिए इतिहास की भी बात करेंगे तो ऐसा नहीं है कि इतिहास सिर्फ वो हड़प लेंगे, हमारे पास भी होने के लिए, प्रेरित होने के लिए बहुत लंबा इतिहास, उसको पकड़ करके चलेंगे तो जरूर इस दौर में बड़ी लड़ाई होगी। लंबी लड़ाई है, तिखी लड़ाई है, आसान नहीं है, कठिन है, लेकिन जरूर हम लड़ेंगे और हम जीतेंगे।